डुजारिक ने बयान में कहा कि इस अपराध के दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र हैती की सरकार और लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और अमेरिकी विदेश विभाग ने हैती के राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि हमलावर ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट थे, जो बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन हैती सरकार की तरफ से किए गए अनुरोधों का जवाब देने के लिए तैयार है और हैती के अधिकारियों की जांच का समर्थन करने के लिए भी तैयार है। और लैटिन अमेरिकी देश के नेताओं ने भी हैती के राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राज्यों के संगठन से लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हैती को एक तत्काल मिशन भेजने का आह्वान किया। इस बीच मध्य अमेरिकी देशों के नेताओं ने लोकतंत्र के लिए सामाजिक शांति और सम्मान बनाए रखने की अपील की है। और खबर इजराइल से। पूर्व लेबर पार्टी के प्रमुख इसहाक हर्जोग ने इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इजरायली समाज के भीतर गहरे विभाजन को ठीक करने की कोशिश करने का वादा किया। 2003 में पहली बार संसद के लिए चुने गए हर्जोग ने वामपंथी लेबर पार्टी का नेतृत्व किया है और गठबंधन सरकारों में कई विभागों को संभाला है। उनका सबसे हालिया सार्वजनिक पद इजराइल के यहूदी एजेंसी के प्रमुख के रूप में था, जो आव्रजन को प्रोत्साहित करता है। 2015 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पराजित हर्जोग को जून में संसद द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। अमेरिका के मियामी क्षेत्र के कॉन्डो परिसर के खंडहरों से 18 और शव बरामद किए गए हैं। फ्लोरिडा के अधिकारियों ने कहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि लापता लगभग 100 लोगों में से कोई भी जीवित पाया जाएगा। शैम्पलेन टॉवर्स साउथ बिल्डिंग के खंडहरों से अब तक कुल 54 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब किसी के भी जिंदा न मिलने की उम्मीद के बाद बचाव अभियान को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी में कुछ 2 हफ्ते पहले समुद्र के ठीक सामने 40 साल पुरानी ऊंची इमारत कुछ ही सेकंड में भरभराकर गिर गई थी। मानवाधिकारों पर अंतर अमेरिकी आयोग का कहना है कि कोलंबियाई सरकार को सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करनी चाहिए और जिन सुरक्षा बलों ने दुर्व्यवहार किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दरअसल 28 अप्रैल को बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बीचों बीच हिंसक हो गया। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने सीधे तौर पर प्रदर्शन में 27 लोगों की मौत की बात कही है और 11 अन्य की पुष्टि की है, जबकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि उन्होंने 40 से अधिक मौतों की पुष्टि की है और दर्जनों की जांच चल रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय पहले से ही दुर्व्यवहार की जांच कर रहा है, जिसकी राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने बार-बार निंदा की है। विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों ने प्रदर्शनों को फिलहाल रोक दिया है। उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। दुबई के मीडिया ऑफिस ने बताया है कि जेबल अली पोर्ट पर एक जहाज में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ रखने वाले एक कंटेनर में एक हादसे की वजह से विस्फोट के कारण आग लगी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक ट्वीट में कहा है कि जिस जहाज की पहचान नहीं हो पाई थी, वो बंदरगाह की मुख्य शिपिंग लाइन से दूर बर्थ में से एक पर डॉक करने की तैयारी कर रहा था। अफगानिस्तान के विशेष बलों ने कल तालिबान के लड़ाकों को कुंदूज शहर से खदेड़ने के लिए अभियान चलाया। कुंदूज के अधिकांश जिलों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। चूंकि अमेरिका ने लगभग 20 वर्ष के संघर्ष के बाद 11 सितंबर तक बिना किसी शर्त के अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी, इसलिए पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है। फिलहाल हम आपको एक बार फिर सीधे प्रसारण के लिए जा रहे हैं, जहां पीयूष गोयल इस वक्त कपड़ा मंत्रालय का पदभार संभाल रहे हैं। हम जानते हैं कि ये पदभार पहले स्मृति ईरानी के पास था, जिनके पास अब सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय ही रहेगा, और पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय का भी पदभार दिया गया है। तो विभिन्न मंत्रीगण जिनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो अपना कार्यभार आज सुबह से ही संभाल रहे हैं और ये भी उम्मीद की जा रही है अब कि जिस रफ्तार के साथ आज सुबह से ही ये काम शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में देश में विकास के कार्यों को भी और गति मिल पाएगी। तो नए कपड़ा मंत्री देश के हैं अब पीयूष गोयल।
पूर्व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ पीयूष गोयल, जो अब नए कपड़ा मंत्री हैं और पदभार संभालते हुए मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों से उनका परिचय करा रही हैं पूर्व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारीगण का अब ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल भी रहेगा, क्योंकि 19 तारीख से जब मानसून सत्र शुरू होगा संसद का, तो विभिन्न मंत्रालय के नए मंत्रियों को भी अपने पदभार संभालने के बाद अब काम को भी समझना होगा, साथ ही संसद के लिए भी खास तैयारी करनी होगी। और जाहिर है कि इस तैयारी के लिए भी उन्हें मंत्रालय के अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। और इन मायनों में देखें तो मंत्रियों के साथ साथ विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारीगण की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब रुख कर लेते हैं खेल खबरों का, जिसके लिए अशोक मरतुलिया हमारे साथ जुड़े हैं। तो अशोक, क्या कुछ खास है आज खेल प्राइम में? शुक्रिया ममता। ओलंपिक से जुड़ी हमारी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं खेल प्राइम की। भिवानी की पूजा रानी बोहरा भारतीय मुक्केबाजी का वो नाम बन गई है जो अब रिंग में उतरते ही वो पदक से कुछ कम नहीं देखना चाहती। पूजा ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो कैसा रहा पूजा का सफर और उनके किन किन उपलब्धियों को छुआ है उन्होंने, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुक्कों में जीत का दम, विरोधी को करता बेदम। हरियाणा के भिवानी से आने वाली पूजा रानी ओलंपिक में भारतीय बॉक्सिंग की नई कहानी लिखने के लिए मचल रही हैं। पूजा ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने मुक्के की बरसात से पीले तमगे को अपना बनाया और अब पूजा का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक से पदक लाना। और इसके लिए पूजा का वर्कआउट गजब का है। पूजा लगातार कई घंटों तक कड़ा अभ्यास कर रही हैं। पूजा फिटनेस के साथ साथ अपनी तेजी, डिफेंस को पैना बनाना और अटैकिंग मोड पर खुद को किस तरह से लाना है, इस पर अपनी हर कमी को दूर कर रही हैं। ये बॉक्सर जल्द ही अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई नए आयाम भी जोड़ेगी। पूजा ने जॉर्डन में हुए ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबलों में 75 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की मुक्केबाज को हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। ये कोटा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को जीता था। पूजा के करियर की बात करें तो इस बॉक्सर ने 2010 में गोवा में हुई जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उसके बाद 2012 में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2013 में पूजा ने एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक को हासिल किया। 2019 में बैंकॉक में एशियन चैंपियनशिप में इस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक को अपना बनाया और 2021 में दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने स्वर्ण पदक पर अपने नाम की मोहर लगाई। तो कुल मिलाकर पूजा का बढ़ता ग्राफ अब उस मुकाम पर है जहां कमी सिर्फ ओलंपिक पदक जीतने की है और जिस पर खरा उतरने के लिए ये मुक्केबाज अपने पंच को मजबूत बना रही है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज। और टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। ये खेल पिछले साल होने थे, लेकिन कोविड-19 की महामारी के चलते एक साल के लिए स्थगित करना पड़ा। भारतीय दल इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप ओलंपिक क्विज में भाग ले सकते हैं और निम्नलिखित पते पर आप लॉगिन कर क्लिक करिए और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। क्विज खेलने के लिए लॉगिन कर सकते हैं आपको 120 सेकंड के भीतर सवालों के जवाब देने हैं। अधिकतर सही जवाब देने पर आप विजेता बन सकते हैं। बात करते फुटबॉल की। इंग्लैंड
फुटबॉल टीम यूरो कप के फाइनल में पहुंच गई है। वेम्बली स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम ने डेनमार्क को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में 55 साल के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। टीम इससे पहले 1966 में फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। वेम्बली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हालांकि पहला गोल डेनमार्क की ओर से आया, जिसे 30वें मिनट में डेम्सगार्ड ने किया, लेकिन इसके 9 मिनट बाद 39वें मिनट में डेनमार्क की ओर से ओन गोल हुआ और इंग्लैंड की टीम 1-1 की बराबरी पर आ गई। इसके बाद दूसरे गोल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। खेल के एक्स्ट्रा टाइम में टीम के कप्तान हैरी केन ने गोल दागकर इंग्लैंड की टीम को 2-1 से जीत दिला दी। अब इंग्लैंड का फाइनल में रविवार को सामना इटली से होगा। इटली की टीम ने सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। इंग्लैंड की टीम पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं टेनिस की। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना बुधवार को टूट गया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फेडरर को पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकाज ने 6-3, 7-6, 6-0 से सीधे सेट में शिकस्त देकर प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। जोकोविच ने अंतिम 8 के मुकाबले में हंगरी के मार्टिन फुक्सोविक्स को 6-3, 6-4 और 6-4 से हराया। वहीं कनाडा के डेनिस शापोलोव भी सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे, हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शापोलोव ने रूस के कैरन खाचानोव को संघर्षपूर्ण मैच में 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 और 6-4 से मात दी। वहीं इटली के मैटियो बेरेटी भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बेरेटी ने क्वार्टर फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑगर एसियानो को 6-3, 5-7, 7-5 और 6-3 से हराया। तो फिलहाल खेल प्राइम में इतना ही। वापस चलते हैं हमारे एंकर ममता के पास। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इन खेल खबरों के लिए। तो इसी के साथ मिड डे प्राइम में भी आज बस इतना ही, लेकिन हमारी दिन भर भी खबर बनी रहेगी। विभिन्न मंत्रालयों का जो पदभार संभाल रहे हैं तमाम मंत्रियों के पर भी, और साथ ही साथ आज शाम होने वाली मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठकों पर भी। लेते हैं इजाजत। नमस्कार। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सही और सटीक जानकारी है अहम। भ्रामक प्रचार को दूर करने और लोगों की शंकाओं के समाधान के लिए दूरदर्शन ला रहा है विशिष्ट डॉक्टरों की राय अपने डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हर रोज दोपहर 2 से 3 बजे डीडी न्यूज पर। अपने सवालों के लिए डायल करें 011-233-87-031। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत।
मुई Nous इंडिया sommes l'Inde. نحن هنود इंडिया माँ हिंदी हस्ती मूंग हिंदिया न्यूज सलाम हिंदुस्तान। We are India. कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों के साथ काम शुरू किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निदेशकों के साथ बैठक की। बातचीत में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए मंत्री आज संभाल रहे हैं कामकाज। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य, अश्विनी वैष्णव ने रेल और अनुराग ठाकुर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संभाला कार्यभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम बुलाई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक। देश में पिछले 24 घंटे में 45,892 कोरोना के नए मामले दर्ज। रिकवरी दर हुई 97.18%। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलवामा में पुछाल के इलाके में 2 आतंकवादी हुए ढेर। वहीं कुलगाम के जोदार इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की बीच हुई मुठभेड़ में 2 और आतंकवादी ढेर। कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को मार गिराया। 2 अन्य को किया गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अमेरिका ने की कड़ी निंदा। डेनमार्क को हराकर इंग्लैंड की टीम पहुंचे यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में। 55 साल बाद इंग्लिश टीम ने किसी बड़ी प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में किया है प्रवेश। पूर्व विश्व नंबर 1 स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में मिली हार। वहीं नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के एक दिन बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए मंत्रियों के साथ कामकाज शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों से बातचीत की। इस बातचीत में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत शिक्षण संस्थानों में और सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों का ही हिस्सा है। साथ ही कोरोना महामारी से प्रभावी मुकाबले में तकनीकी संस्थानों की अहम भूमिका के मद्देनजर इस बैठक में हुए संवाद को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होने वाली इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम फैसले कर सकते हैं। शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संभावित है। इसके बाद शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्री यानी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा कि कल व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल और फिर व्यापक विस्तार और आज
पूरा का पूरा दिन आज सिलसिला है अनेक मंत्रियों के कार्यभार ग्रहण करने का। किस रूप में देखते हैं, किन किन मंत्रियों ने अब तक अपना पदभार ग्रहण कर लिया है मंत्रालय में, और साथ ही साथ किन मंत्रियों का पदभार ग्रहण किया जाना संभावित है, और क्या कितना मोमेंटम और मिलेगा जो ग्रोथ फॉर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ की जो संकल्पना है, जिसको देखते हुए ये पूरा का पूरा फेरबदल और विस्तार किया गया। देखिए, हम जानते हैं कि अश्विनी कल जब शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद जब देर रात विभागों का बंटवारा हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुबह से ही तमाम मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय जाकर पदभार ग्रहण किया है। रेल मंत्री जो नए बने हैं उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। हम जानते हैं कि उनको 2 अहम मंत्रालय दिए गए हैं और दोनों मंत्रालयों में जो IT और कम्युनिकेशन मंत्रालय है वहां पर जाकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय जाकर पदभार ग्रहण कर लिया है और उनका जो दूसरा मंत्रालय जो उन्हें मिला है, हम जानते हैं क्योंकि पदोन्नति हुई है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खेल और युवा मामले का जो मंत्रालय है वो अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे के बाद वहां कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। और तमाम मंत्री आप देखें, सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, दर्शक तमाम मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल को, वो उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले पदभार ग्रहण किया। तो इस तरह से देखें, तमाम जो मंत्री हैं वो बिना एक तरह से कहें समय गंवाए सुबह से ही सीधे तौर पर जाकर अपने मंत्रालयों में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि दरअसल कोई समय गंवाना नहीं चाहते। इस जो है एक तरह से देखें, जैसे ही विभागों को बंटवारा हुआ उसके बाद सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार पदभार ग्रहण का सिलसिला जारी है। और दूसरी बात यह है कि शैलेंद्र, अगर आज देखें तो प्रधानमंत्री जी ने आप देखें आज प्रधानमंत्री जी ने कई IITs के निदेशकों के साथ बातचीत की, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान हैं। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी भी उस बैठक में शामिल रहे, क्या आगे की रूपरेखा, क्या अपेक्षा और किस तरीके से पूरा का पूरा जिसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग जिस तरीके से मंत्रिमंडल का हुआ है, आगे की राह किस तरीके से दिखती है तकनीकी संस्थानों की, खासकर कोविड महामारी की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए? निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। और हम जानते हैं कि अगर आप देखें, जब मंत्रिमंडल में कल नए चेहरों का ऐलान हुआ और शपथ ग्रहण एक तरह से देखें जो कार्यक्रम हुआ, किस तरह से एक वो छाप दिखी जो न्यू इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने वाली है। और दरअसल उसमें एक टीम जो चुनी गई, इसमें बड़े फेरबदल और विस्तार के साथ, तो दरअसल तकनीक का एक बहुत अहम रोल रहने वाला है। और ऐसे में निश्चित तौर पर आप देखें कि मोदी सरकार ने तमाम योजनाओं में जिस तरह से आधार का उपयोग किया और जिस तरह से एक तरह से कहें लाखों करोड़ की बचत की गई, जो लीकेज है उसे खत्म किया गया और अब सीधे लाभार्थी के अकाउंट में, खाते में पैसा पहुंचता है। और तमाम ऐसी योजनाओं की शुरुआत हुई जिसमें एक तरह से देखें ऑनलाइन या फिर इस तरह की एक सुनिश्चित किया गया कि लीकेज खत्म हो जाए। तो तकनीक का बहुत रोल है आम जनजीवन में भी और एक तरह से देखें गवर्नेंस में भी। जैसे CSC कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए अब आप देखें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को गांव में मिल जाती है, चूंकि कॉमन सर्विस सेंटर पर सुविधा दे दी गई है जिसके लिए शहर जाना पड़ता था। टेली लॉ जैसी जो इनिशिएटिव है उसमें गरीब लोग, जरूरतमंद लोग जो कानूनी सलाह है वो भी ले सकते हैं घर बैठे किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाके भी। हाल ही में आंकड़ा आया था कि 9 लाख से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। तो दरअसल न केवल एक तरह से पैसा लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने में, बल्कि गवर्नेंस मॉडल में किस तरह से तकनीक का उपयोग हो रहा है वो मोदी सरकार की तमाम योजनाओं में दिखता है, उस सोच में दिखता है। और निश्चित तौर पर न्यू इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए जितना इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है उस पर सरकार जोर दे रही है। तो एक तरह से आप देखें कि नए मंत्रिमंडल में न केवल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, जो प्रतिनिधित्व है तमाम राज्यों का वो आपको बढ़ा हुआ दिखता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर तमाम अन्य राज्य हो, बल्कि साथ ही साथ वो सोच दिखती है जिसमें वंचित तबके को ज्यादा हिस्सेदारी दी गई है, महिलाओं को ज्यादा हिस्सेदारी गई। और यहाँ भूलना नहीं होगा कि इस लोकसभा में, मौजूदा लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनकर आई और ऐसे में एक जिम्मेदारी भी बन जाती थी कि उनकी ज्यादा से ज्यादा भूमिका सरकार में हो। और आपने देखा कि ये मंत्रिमंडल में ये दिखा भी
कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी गई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को ज्यादा भागीदारी दी गई और राज्यवार भी एक संतुलन और सामंजस्य दिखता है उस न्यू इंडिया के विजन के साथ, जिसमें 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल हो और साथ ही साथ तमाम वो बातें सभी को साथ लेकर किस तरह से आगे बढ़ा सकता है वो भी सोच दिखती है। जी शैलेंद्र, अगर देखें तो बहुत ज़्यादा तकनीक को बढ़ावा देना है, फिर तकनीक से जुड़े होना और तकनीक के जरिए आधारभूत स्थिति पर अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना, ये प्रधानमंत्री जी के विजन का अहम हिस्सा है। चाहे वो डीबीटी का से लेकर कोरोना काल में बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करके इस महामारी पर काबू पाने की पूरी प्रक्रिया रही हो। किस रूप में देखते हैं कि आज जो बैठक हुई प्रधानमंत्री जी की शीर्ष तकनीकी संस्थानों के साथ, आगे की राह क्या दिखती है? साथ ही साथ तब जबकि नए दायित्व के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उसमें मौजूद थे, किस रूप में देखते हैं कि वर्तमान चाहे जो चुनौतियां अर्थ जगत की हो, चाहे वो स्वास्थ्य जगत की हो या फिर सामाजिक कल्याण की? ये देखिए, आप पूरे इंटीग्रेशन में देखना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो इस बात को लेकर है कि एक समग्र विकास की तरफ आगे बढ़ा जाए और उसमें तकनीक का जो लाभ उठाया जा सकता है, जैसे तमाम योजनाओं में हमने देखा और इस कोरोना काल में आप देखिए कि वर्क फ्रॉम होम में कितनी सहूलियत हुई, उसके लिए तमाम छूट दी गई कंपनियों को और तमाम नियमों में बदलाव किए गए और आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करती रही और एक तरह से कोरोना से जो लड़ाई है उसमें मदद मिली। दूसरी तरफ घर घर शौचालय हो और जिस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया और उसका कितना फायदा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर दुनिया मान रही है कि भारत ने साफ सफाई में, स्वच्छ भारत में कितना बड़ा एक तरफ से कहें उपलब्धि हासिल की है और उसके जो नतीजे हैं वो अब सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल केवल तकनीक नहीं, पूरे समग्र तौर पर किस तरह से भारत का विकास किया जा सकता है, इसमें तकनीक एक सहायक बन सकती है, जो साइंस है वो एक सहायक हो सकता है, उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। यही इसलिए दिखता है कि आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा जहां जहां पर तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो तमाम ग्रामीण योजनाएं हैं उनमें कैसे फायदा उठाया जा सकता है तकनीक का, वो भी हो रहा है। लेकिन सोच बहुत स्पष्ट है सरकार की कि किस तरह से जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको अधिकतम लाभ देने की कोशिश की जाए और उसमें चाहे तकनीक का सहारा लेना हो या तमाम एक तरह से देखें कहें योजनाओं के जरिए वो भी उसका प्रयोग किया जा रहा है और उसकी जो आप देखें एक सफलता और उपलब्धि जो नतीजे आए हैं, चाहे आपको तकनीक, चाहे आप आधार के जरिए पैसे ट्रांसफर की बात करें या फिर तमाम अन्य सेवाओं की बात जो आज आम जनता को आसानी से मुहैया है, जो पिछले कुछ वर्षों पहले अगर बात करें तो एक तरह से देखें सपने जैसी बात होती थी। जी शैलेंद्र, अगर देखें अब कल का जो व्यापक मंत्रिमंडल विस्तार रहा उसमें तकनीक क्षेत्र से जुड़े हुए, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए, विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए अगर देखें तो विशेषज्ञता, राजनीति के साथ साथ विशेषज्ञता को ही खास तरजीह दी गई है। अगर देखा जाए तो राजनीति इतर और विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपर्टीज जो है वो अलग। किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, दरअसल जब एक इतना बड़ा फेरबदल है जिसमें आप देखें कि तमाम नए मंत्रियों को शामिल किया गया, परफॉर्मेंस दिखाने वाले मंत्रियों को पदोन्नति दी गई और उसमें तमाम जो युवा मंत्री हैं उनको कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि एक सामंजस्य बिठाते हुए समग्र तौर पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, जहां अनुभव को भी रहता है, जहां युवाओं को आगे आने का अवसर दिया गया है सरकार में और साथ ही साथ विशेषज्ञता वाली जो एक जरूरत होती है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो भी या पूर्व IAS अधिकारी हो, वो भी सरकार के हिस्सा हैं। और आप देखें कि हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, किस तरह से सभी को आवास मिले, वो योजना किस तरह से आगे बढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में, या RK सिंह हो, जिस तरह से दुनिया में एक देखें इससे तेज बिजली गांव तक जो पहुंचने का जो एक रिकॉर्ड बना और घर घर बिजली एक तरह से देखें जिसको एक सफलता मोदी सरकार को मिली। निश्चित तौर पर इस तरह के एक जब मंत्रिमंडल होता है और जिसमें एक सामंजस्य होता है, अनुभव का भी, राजनीतिक अनुभव का भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल होता है, युवाओं को आगे लाने की कोशिश होती है और साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञता भी मौजूद होती है, तो निश्चित तौर पर एक सामंजस्य दिखता है, एक संतुलन दिखता है और आगे की सोच दिखती है देश के विकास को लेकर।
शैलेंद्र, सबसे युवा टीम अगर मंत्रिमंडल के चेहरे और मंत्रिमंडल के कलेवर के हिसाब से देखा जाए, 31 तकरीबन बेहद उच्च शिक्षित मंत्री, 11 महिलाएं। सोशल इंजीनियरिंग पर अगला सवाल हम आपसे करेंगे, लेकिन क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन भी भारतीय राजनीति में भी एक होता दिखता है, क्योंकि अब तक के पूर्व के 70 साल के मंत्रिमंडलों में देखें तो वो कहीं जाति पर आधारित होते थे, कहीं पर वो क्षेत्र पर आधारित होते थे। जातीय क्षेत्रीय संतुलन से इतर उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और साथ ही साथ विशेषज्ञता को बढ़ावा देने वाला सबसे युवा मंत्रिमंडल। ये देखिए, न केवल सबसे युवा मंत्रिमंडल बल्कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो उन छोटे छोटे वर्ग की, जिनके अंदर एक आकांक्षा होती थी कि उनका प्रतिनिधि भी सरकार का हिस्सा हो, या ऐसे राज्य से जहां से आमतौर पर मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं बन पाते थे, चूंकि वहां से कम सांसद आते थे, या फिर उतना एक तरह से देखें तो राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था सेंटर में। तो ऐसे में ये एक पूरी सोच दर्शाता है कि युवाओं के लिए जो प्रदर्शन करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। वो स्पष्ट तौर पर सरकार के नए मंत्रिमंडल में विस्तार में दिखता है कि जहां जहां हो सकता है युवाओं को आगे लाया गया है, और जो युवा पहले से सरकार में शामिल थे राज्य मंत्री के तौर पर और बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें एक तरह से इनाम भी दिया गया। उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनकी पदोन्नति भी की गई है। और आप न केवल जो मौजूदा मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है, जो विस्तार हुआ है, बल्कि आप बीजेपी की पूरी कार्यप्रणाली को पिछले कुछ वर्षों में देखें, जहां जहां संभव हो सकता है पार्टी ने युवाओं को आगे किया है, चाहे वो संगठन की बात हो या फिर आप देखें राज्यों में मुख्यमंत्रियों की बात है। बीजेपी के पास जो इस वक्त शैलेंद्र, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। इस समय सीधे चलते हैं इस समय भूपेंद्र यादव जिनका मंत्रिमंडल में कल शामिल हुए, भूपेंद्र यादव इस समय पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। बेहद लंबा सांगठनिक अनुभव और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में नया चेहरा। इससे पहले पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार प्रकाश जावड़ेकर के जिम्मे था। अब नई जिम्मेदारी के तौर पर भूपेंद्र यादव इसको संभालेंगे। भूपेंद्र यादव बतौर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तौर पर इस समय पदभार ग्रहण कर रहे हैं। कल ही शामिल किया गया था। भार ग्रहण करके आया हूं और अभी मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ विभाग का ये दायित्व ग्रहण कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। अभी मैं मंत्रालय के सब अधिकारियों से मिलने के बाद अपने दायित्व को जो उन्होंने सौंपा है पूरी गंभीरता से निभाऊंगा। मीडिया के सभी मित्र यहाँ पर आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पदभार ग्रहण कर रहे हैं, कर चुके हैं, पदभार ग्रहण कर चुके हैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बतौर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव। 2012 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने गए। 2018 में एक बार फिर 2018 में राज्यसभा सांसद का दूसरा मौका मिला। अभी आइए देखते हैं कि पीयूष गोयल इस समय प्रेस से मुखातिब हैं। का जो एक प्रकार से नाम हमारे कपड़ा उद्योग ने विश्व भर में फैलाया और एक प्रकार से देखें तो ब्रांड इंडिया का सबसे पहला प्रतीक हमारा कपड़ा बाजार था। और आजकल हम फिर कोशिश कर रहे हैं कॉमर्स इंडस्ट्री के माध्यम से कि ब्रांड इंडिया विश्व भर में प्रचलित हो, ब्रांड इंडिया की पहचान पूरे विश्व में बने। और मैं समझता हूँ टेक्सटाइल उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। दर्शना बहन सूरत से आती हैं, उनका पारिवारिक सामाजिक जीवन भी इस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य है, मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य है कि बहन दर्शना बहन इस विभाग में और विशेष रुचि लेंगी। जमीन से जुड़ी हुई बातें
सरकार तक, केंद्र तक पहुंचेंगी और हम और अधिक प्रयत्न करेंगे इस विभाग के विस्तार के लिए। पीयूष गोयल, जिन्हें कपड़ा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कल मिला, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास और साथ ही साथ विश्वास को मजबूत तो करेंगे ही, साथ साथ अपना कैबिनेट फेरबदल के तहत उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ साथ खाद्य, उपभोक्ता मामले और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के साथ अब कपड़ा मंत्री भी हैं। कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन में लोग घर से भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये उद्योग और ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बहुत अच्छा उनको मदद करेगी और आने वाले दिनों में हम लोग मेक इन इंडिया के विषय पे आगे बढ़ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और आगे ले जाएंगे। थैंक यू। तो आज दिन भर सिलसिला चल रहा है कि कल हुए व्यापक मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने के बाद सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और विजन को पूरा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, हम आपको शुक्रिया कहेंगे और साथ ही साथ हम रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जिन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिली है उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को विस्तार और फेरबदल किया गया था। मंत्रिमंडल में 43 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें से 36 नए चेहरों को शामिल किया गया, जबकि 7 मौजूदा राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट किया गया। वहीं 8 नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियां मिलने के बाद मंत्रियों ने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बीजेपी और सहयोगी दलों के 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 36 नए मंत्री शामिल थे। पहले से काम कर रहे 7 पुराने मंत्रियों ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जिन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन मिला। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों संबंधी समिति के सदस्यों यानी टॉप मंत्रियों के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि विस्तार में ऊर्जा से लबरेज युवा नेताओं पर भरोसा जताया गया। गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी ने इसी हफ्ते गठित सहकारिता मंत्रालय अतिरिक्त की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पहले नौकरशाह रहे और बाद में कई वैश्विक कंपनियों में अहम पदों पर योगदान देने वाले अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। आईटी कानपुर से एमटेक अश्विनी को साथ ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिली है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मेडिकल या दवाओं के क्षेत्र में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी होती है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा के साथ ही कौशल विकास मंत्रालय का प्रभार मिला। शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ने का विजन इस बदलाव में दिखाई देता है। काम के आधार पर तरक्की पाने वाले हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं लगातार परफॉर्म करने वाले किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्रालय जैसा अहम प्रभार मिला है। मंत्रिमंडल में नए स्वरूप को देखें तो इसमें 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। इतना ही नहीं, राज्यों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। पहली बार दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के रिकॉर्ड 47 मंत्री बनाए गए हैं। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल पहले से और ज्यादा युवा हो गया है। मंत्रियों की औसत आयु 61 वर्ष से घटकर 58 वर्ष रह गई है। इतना ही नहीं, 50 वर्ष तक की उम्र के लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। एक और परफॉर्मर अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग एवं जल परिवहन के साथ आयुष मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों का भी मंत्रालय मिला है। ये ध्यान रहे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील रहने वाले पीएम मोदी क्षेत्र को टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग के साथ ही कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का कार्यभार मिला है। भूपेंद्र यादव को श्रम और रोजगार के अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। प्रमोशन पाने वाले पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जैसे विभागों को संभालने की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है। पीएमओ की जिम्मेदारी भी वो पहले की तरह संभालते रहेंगे। विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या रिकॉर्ड 11 हो गई है। महिलाओं और बच्चों पर मोदी सरकार का फोकस जारी रहेगा। स्मृति ईरानी को पहले की तरह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी न सिर्फ उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुआ है, बल्कि एक मंत्रालय को दूसरे का पूरक बनाया जा सके उसका भी ध्यान रखा गया है। बीते 7 वर्षों में अपने संकल्प और प्रयासों से देश की सिद्धि की तरफ ले जाने वाले पीएम मोदी ने एक बार फिर
विकास के लिए ये बड़े बदलाव किए हैं तो लोगों को भी सही मायने में देश की और सबकी इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इस मौके पर सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। डॉक्टर एल मुरुगन ने आज सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे। पदभार संभालने के बाद एल मुरुगन ने कहा कि वे तमिलनाडु और केंद्र के बीच सेतु बनने का काम करेंगे। So I want to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I get opportunity to serve the country. I'm going to a bridge between Tamil Nadu and the central government and the Tamil Nadu development. और किरेन रिजिजू ने कानून मंत्री का कामकाज संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरना मेरे सामने एक चुनौती के सदृश है। लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। और गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कल उन्होंने शपथ लिया था, आज वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में। भारत के तहत प्रधानमंत्री ने पहला दिन 2014 में जब संसद के अंदर पहली सीढ़ी के अंदर मत्था टेका था, वो उनका डिवोशन और इमोशन दर्शाता था। आज हम सब, उन्होंने जो कल्पना की है भारत, आत्मनिर्भर भारत का, हर विभाग को उस आत्मनिर्भर भारत में एक अपना नया चित्र खींच करके उसको पूरा करना, काम पूरा करना। इस विभाग में क्या है साहब, लोगों को घर देना, सड़क देना। अब भारत की सरकार ने डिजिटल को एक नई सोच के तहत लिया है। ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव गया है। कहाँ गया है? पंचायत में गया है, गांव में जा रहा है। स्वामित्व योजना है जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ देना, कि हर जमीन के टुकड़े को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आना, यानी पारदर्शी तरीके से। मनरेगा की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस मनरेगा को पारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री ने किया है कि आज कोरोना 1 में लोगों के खाते में मनरेगा से जो पैसा गया वो एक पारदर्शिता दिखाता है, एक समर्पण दिखाता है मनरेगा को जमीन पर उतारने का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप
7 करोड़ 8 करोड़ लोग जिससे जुड़ा हो, 70 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो ये एक बड़ी कल्पना है। और ये कहाँ होगा? गांव में होगा। गांव का यूनिट क्या है? पंचायत है। तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मोदी के सपनों को साकार कर आत्मनिर्भर भारत का एक नया स्वरूप खड़ा करना, जहां लोगों को सब सुख सुविधा मिले, पलायन न करे, यही मेरा चलिए हो गया। आप गिरिराज सिंह, जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के रूप में अपना कामकाज अभी संभाला है, इसके पहले ये मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री थे और उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के जरिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना उनकी प्राथमिकता होगी, उनकी प्रतिबद्धता होगी। और इससे पहले बतौर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कामकाज संभाला और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनके लिए चुनौती होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए सबको मिलकर कड़ी मेहनत भी करनी होगी। जो भी जिम्मेदारी हमको देंगे, हम उस पर खरा उतरना, ये हमारा प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो सोच के दिए होंगे, तो उस पर खरा उतरना हमारा सबसे पहला कोशिशें रहेंगे। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षा है, उसको पूरा करना। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी जिम्मेदारी मिलता है दिल लगा के काम करना चाहिए। और वहीं हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्यभार आज संभाल लिया। इस मौके पर इस मंत्रालय के पूर्व मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें बधाई दी। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी इस मौके पर मौजूद थे। पदभार संभालने के बाद हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ये मंत्रालय हर लोगों की जिंदगी को छूता है। अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आई फील ग्रेटली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड बाय द ट्रस्ट दैट हैज बीन रिपोज्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, who has included me as a member of his team and assigned to me the work of this important ministry, which was so ably led by Shri Dharmendra Pradhan ji till now. और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए और इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए कार्य का वे आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शपथ में लिए गए एक एक शब्द को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए व्यापक फेरबदल और विस्तार के बाद नए मंत्रियों के कामकाज संभालने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में अश्विनी वैष्णव ने आज रेल मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर खरे उतरेंगे। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक अच्छा अवसर है और मंत्रालय का काम समझते हुए खुले मन से मैं काम करूंगा।
और मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भी मंत्रालय में अपना पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना और कोविड की चुनौतियों से निपटना प्राथमिकता है। कोविड से बचाव के लिए जितना उपाय किया जाए वो अच्छा है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराना और सबको वैक्सीनेशन के तहत दायरे में लाना उनकी प्राथमिकता होगी। और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज पर्यटन मंत्रालय में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद अजय भट्ट ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय में सबसे पहले से तय प्राथमिकताओं को पूरा करना उनका जोर इससे पहले की तय प्राथमिकताओं को पूरा करना होगा। प्राथमिकता जो हमारी सरकार की है उससे हम बाहर नहीं है, वही हमारी प्राथमिकताएं हैं। सारी प्राथमिकताएं पहले से फिक्स हैं। हमारे देश में ही बहुत ज्यादा पर्यटक आते रहते हैं। धार्मिक पर्यटन अलग है और जो घूमने के उद्देश्य से आते हैं वो पर्यटन हमारा अलग है। उसके पूरी तरह से स्टडी करने के बाद पता लगेगा कि हमें और क्या क्या करने की आवश्यकता है। और जॉन बारला ने आज अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका मंत्रालय में स्वागत किया। और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री का कामकाज संभाला। इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कड़ी मेहनत को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, कोई भी काम संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा किया जाना चाहिए और जिस हमारी जो नेतृत्व ने मुझ पर ये दायित्व दिया है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पूरी टीम जिन्होंने इस दायित्व के लायक मुझको समझा है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी ओथ की एक एक शब्द, निष्ठा, प्रतिज्ञा जो है वो एक एक शब्द को हम सच्चा करके दिखाएंगे। और विदेश एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा कि कैबिनेट विस्तार में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। जो भी शपथ के शब्द हैं उसमें से एक भी शब्द निरर्थक नहीं होगा और हम पूरा प्रयास करेंगे उसके एक एक शब्द में जान डालने का। मोदी जी के अपने कोई सपने नहीं है, बल्कि मोदी जी भारत के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं और जब वो भारत के सपनों को पूरा कर रहे हैं तो उसमें विदेश नीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि भारत का जो सही प्रोजेक्शन है वो दुनिया के आगे हो सके। और अब आइए सीधे चलते हैं जहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में वीरेंद्र कुमार पदभार ग्रहण कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बीजेपी सांसद है और 2019 में वरिष्ठता के कारण प्रोटेम स्पीकर भी बने थे और पहले कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रहे। तकरीबन 4 दशक से राजनीति में हैं। 1996 से लगातार सांसद हैं। 7 बार लगातार सांसद होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है और इस समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार।
और वरिष्ठ नेताओं के कुशल नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व मुझे दिया गया है। हमारे साथ हमारे राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, हमारे पूर्व से विभाग में काम कर रहे सम्मानीय रामदास अठावले जी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो दायित्व हम सभी को दिया गया है, विपुल संभावनाओं से भरा हुआ मंत्रालय है ये।